देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यहाँ पर हम लोग इलस्ट्रेशन 5 किया था मैम। 9 तक है। फाइव ना, हाँ 5। इलस्ट्रेशन 6 यहाँ से करना पड़ेगा। देखो फिर से ये कैश बजट ही है। देखो फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का कैश बजट हमें प्रिपेयर करके देना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो 3 मंथ्स का होगा तो कहाँ से कहाँ तक का लेना पड़ेगा। वैसे तो पूरा डिटेल्स तो दिया हुआ है फेब से। अच्छा ये 3 मंथ्स बोला है एंडिंग 30th जून, तो कौन कौन सा मंथ का होगा। अप्रैल मई जून। अप्रैल मई और जून का होगा। सॉरी अप्रैल मई और जून का होगा। अच्छा मंथ यहाँ पर बाकी डिटेल्स दे रखा है, सेल्स, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। इसके बाद क्या दिया है देखो, इसके बाद दिया है कि क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स और डेटर्स 10% सेल्स आर ऑन कैश, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल। अच्छा 10% अगर कैश सेल होगा तो क्रेडिट सेल कितना होगा। 10% अगर कैश सेल है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 90%। 90%। 90% का 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। तो टोटल ये रहा टोटल सेल। इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक है क्रेडिट सेल और एक है कैश सेल। ठीक है, कैश सेल होता है 10%, क्रेडिट सेल होता है 90%। फिर इसका अलग डेटा दे रखा है कि इसमें 50% जो है वो कलेक्ट हो जाता है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। और अगर बैलेंस जो बच रहा है तो बैलेंस कितना बचेगा 90% का 50% यानी कितना होगा 90% का 50% यानी 45। 45। तो 45 नेक्स्ट मंथ को कलेक्ट होगा और बाकी 45 जो है वो कलेक्ट होगा बैलेंस द फॉलोइंग मंथ एंड द बैलेंस फॉलोइंग मंथ। अच्छा उसके बाद वाला मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद वाला जो मंथ फॉलो कर रहा है मतलब फेब का अप्रैल में ये हो जाएगा। तो एक तो नेक्स्ट मंथ यानी फेब का मार्च और दूसरा पोर्शन जो है वो फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च के बाद जो मंथ आने वाला है। क्रेडिटर्स मेटेरियल 2 मंथ्स, मेटेरियल बोला है 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा क्रेडिटर से। मतलब जो फेब का मेटेरियल है उसका पेमेंट हो जाएगा अप्रैल में, पेमेंट मिलेगा अप्रैल में, देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। वेजेस बोला है 1/4 मंथ। ठीक है 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके करेंगे तो आसानी से होगा 25। 25%। हाँ 25% जो है वेजेस का ये मिलेगा कब अच्छा कुछ डायरेक्टली बोला नहीं है इसको हमें ये 25% बोल रहा है मिलेगा तो बाकी 75% यानी 75 होगा कितना है 100 में से 25। नेक्स्ट मंथ 75 होगा मैम। हाँ 75 75 75% हो रहा है ये नेक्स्ट मंथ होगा। ठीक है ये वाला। अच्छा इसका कुछ डायरेक्टली बोला नहीं है, हम देख लेते किस प्रोसेस में किया हुआ है। इसमें बोलना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा आधा अधूरा है क्वेश्चन। ओवरहेड हाफ मंथ ये डिले होगा एक्चुअली, ये डिले। ठीक है मतलब वेजेस जो है 25% मतलब अभी दिया जाएगा और बाकी 75% नेक्स्ट मंथ दिया जाएगा। मतलब हर मंथ का 25% ड्यूरिंग द मंथ और बाकी जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग किसी भी एक मंथ का स्टार्ट करें, जैसे मान लो यहाँ पर फेब, वैसे फेब का तो बनाने नहीं बोला है, फेब का 25% फेब में मिलेगा और मार्च में मिलेगा फेब का 75% और मार्च का 25%, इस तरह से मिलेगा। अच्छा ओवरहेड का बोला है हाफ मंथ डिले, हाफ मंथ मतलब 15 दिन, 15 दिन जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में 15 दिन वाला जो वेजेस का जैसा किया था वैसे ही कैलकुलेट होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 इज टू बी एक्सपेक्टेड 6000, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में प्लांट मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फेब 2016 एट ए कॉस्ट ऑफ 96,000। अच्छा फेब में प्लांट का पेमेंट होगा मंथली। अच्छा खरीदा गया है 96,000 बट इंस्टॉलमेंट में खरीदा गया है 2,000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। अप्रैल से लेके पेमेंट स्टार्ट होगा इंस्टॉलमेंट 2,000 का। तो अप्रैल मई जून में ये हमें कैश आउटफ्लो में दिखाना पड़ेगा। डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून, तो और एक पेमेंट दिखाएंगे डिविडेंड का। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून। एडवांस जो है
व्हीकल बेच के मिला है जून में 9,000, तो ये हम लोग रिसिव में दिखा सकते हैं। और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून, तो ये भी एक अर्निंग हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6, अप्रैल, मई, जून और टोटल, यहाँ पर पर्टिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कैश रिसिप्ट, यहाँ पर ए दे देते हैं कैश रिसिप्ट। अच्छा, कैसे आएगा? एक तो कैश सेल से आएगा और एक आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और दूसरा होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और कहाँ से पैसा मिलेगा? यहाँ पर था क्रेडिटर, वेजेस, ओवरहेड, ये सब पेमेंट है। और बोला था कि प्लांट मैम एक मशीनरी डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है और एक डिविडेंड, प्लांटेड मशीन। हाँ डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और एक हो जाएगा सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल। कैश सेल कितना होगा? कैश सेल 10%, जितना भी टोटल सेल है उसका 10% कैश सेल होगा, ये क्वेश्चन में बताया था। तो 10% मतलब अप्रैल का कैश सेल मतलब क्या होता है? विद इन द मंथ होता है। 16,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1600। 1600, 1600। अच्छा, यहाँ पर 17,000, 1700 और 1800, 18,000 था, तो ये सब ऐड कर लेते हैं। 16, 17 और 18, तो ये हो गया 5,100। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर इतने से जगह में हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। जहां से डिटेल्स है पूरा ही लिख लेंगे, क्योंकि मंथ एंड नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ है, इसीलिए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेल लिखेंगे, क्रेडिट वाला लिखेंगे, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल जितना होगा वही लिखते हैं, कैश सेल क्यों लिखे? 90%, तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 90% लिख लेंगे। 14,000 का 19%, 90%, 19 बोल रहे, 12,600। अच्छा, 15,000 का 90%, 13,500। अच्छा, 16, 17, 18, 16,000 का 90%, 14,400, 17,000 का 90%, 15,300, 18,000 का 90%, 16,200। ये हो गया क्रेडिट सेल। ये डेटा कलेक्ट हो गया कि कितना क्रेडिट सेल हुआ है। अब कलेक्शन जैसा है 90%, नहीं ऐसा नहीं बोला था, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। अच्छा, 50% कलेक्शन दिखाएंगे, 50% नेक्स्ट मंथ। तो 12,600 का 50%, 12,600 का 50% यानी 6,300, ये यहाँ पर कलेक्ट होगा। फेब का 50% यहाँ पर कलेक्ट होगा। मार्च का 50% अप्रैल में कलेक्ट होगा, मतलब 13,500 का 50% यानी 6,750। इसका 50% 14,400। अच्छा, इसका 7,200। अच्छा, यहाँ पर 15,300, इसका 7,650 हो गया। ठीक है, 50% नेक्स्ट मंथ। अच्छा, फिर 50% फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ के फॉलोइंग मंथ। यानी ये जो फेब का 50% है ये मिलेगा अप्रैल में। 50% कितना होगा? वही 6,300 ही ना होगा। इसका आधा 6,300, तो बचा भी आधा यानी 6,300। मई का सॉरी मार्च का मई में मिलेगा, तो ये कितना 6,750, इसका आधा 6,750 था ना, तो वही वाला यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, फेब का
अप्रैल में, मई का, मार्च का मई में, और अप्रैल का जून में मिलेगा। तो अप्रैल का आधा कितना है, 7200। ये हमें अप्रैल में जून ये 3 चाहिए, तीनों का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 058 और ये हो गया 14,850। इसका टोटल करते हैं 13,950 और इसका टोटल हो गया 13। ठीक है, 13 हो रहा है, 13,050। तो ये वर्किंग नोट 1 में चला जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना कितना आया, 13,050। यहाँ पर आ जाएगा 13,950, 13,950, 14,850, 14,850। अब इसका टोटल करेंगे, 13,050, 13,950, 41,850। 41,850। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड कब मिला है देख लेते हैं, डिविडेंड कब मिल रहा है, कौन से मंथ में। डिविडेंड 5%, 2 लाख पे 5% जून में मिलेगा। ठीक है, 2 लाख पे 5%, यहाँ पर लिख के दिखा दे, 2 लाख पे 10,000। टोटल में भी 10,000, 10,000 की 1,000, 10,000 ना मैम, 2 लाख पे 5% है। 10,000 तो 2 लाख ही है, तो 2 लाख ही तो, ठीक है, 10,000। अच्छा, सेल ऑफ व्हीकल कितना में बेचा है, 9,000, जून में ही मिलेगा। तो यहाँ पर 9,000, ये टोटल करने से कैश रिसिप्ट मिल जाएगा, कैश रिसिप्ट। ये हो गया 10,000 प्लस 19,000, 14,850, 1,800, 35,650। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 1,700 प्लस 13,950, 15,650, 1,600 प्लस 13,050, 14,650। और ये हो गया 19,000 प्लस 5,100 प्लस 41,850, 65,950। कैश रिसिप्ट। अब कैश पेमेंट, कैश पेमेंट। अच्छा, पेमेंट क्या क्या था, मेटेरियल, मेटेरियल का खर्चा था। अच्छा, मेटेरियल का बोला था 2 मंथ्स लैग, तो 2 मंथ लैग। तो मेटेरियल का पेमेंट 2 मंथ्स लैग मतलब फेब का मिलेगा अप्रैल में, तो फेब का 9,600 अप्रैल में मिलेगा, तो अप्रैल में मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा, तो अप्रैल में 9,600 पे करना पड़ेगा। अच्छा, मार्च का हो जाएगा मई में, तो 9,000। अच्छा, फिर यहाँ पर मार्च हो गया, फिर अप्रैल 9,200, तो टोटल हो जाएगा 27,000 प्लस 800, 27,800 हो रहा है। अच्छा, मेटेरियल के बाद हो जाएगा वेजेस, वेजेस का वर्किंग नोट बनेगा। अच्छा, इसके अलावा है, वेजेस के अलावा ओवरहेड, वर्किंग नोट नंबर 3, इसका भी वर्किंग नोट बनना चाहिए। वेजेस हो गया। अच्छा, इसके बाद है प्लांट मशीनरी का इंस्टॉलमेंट, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,000 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल में 2,000, फिर मई में 2,000, फिर जून में 2,000, तो टोटल हो गया 8,000, नहीं 6,000, 6,000 प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉल। अच्छा, इसके बाद और क्या है, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये तो मिला था, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ओ अच्छा, गलत कर दिया, ये देखो, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। अच्छा, जो डिविडेंड मिल रहा है वो 1,000 है, और ये पेड है प्रेफरेंस शेयर पे, ये कंपनी है, इन्होंने पे किया है, तो इसीलिए 2 लाख पे 5% जो मैंने किया वो गलत हो गया, ये पेड था, तो ये पेमेंट में आएगा, ये वहां पर कैलकुलेट करके ही बता दिया है 1,000, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 10,000 नहीं, ये 1,000 हो जाएगा।
ये 1000 हो जाएगा, एक जीरो हटाना पड़ेगा, 1000। तो यहाँ पर से 10,000 माइनस करके 1000 ऐड कर देते हैं, 35,650 माइनस 10,000 प्लस 1000, तो ये हो गया 26,650। 26,650 और यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा, तो यहाँ से 10,000 लेस 65,950 माइनस 10,000 प्लस 1000, 56,950। 56,950। अच्छा, अब वेजेस, वेजेस ओवरहेड इंस्टॉलमेंट, अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, अब डिविडेंड पेड लिख देते हैं, डिविडेंड पेड ये हो जाएगा 2 लाख पे 2 लाख पे 5% था, ये पे हो जाएगा, ये वाला 2 लाख पे 5%, ये हमें दिया हुआ था, तो ये हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ये नीचे जा रहा है, ये पेमेंट वाला था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, तो 2 लाख पे 5% जून में, तो 10,000 यहाँ पर टोटल 10,000। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा वेजेस और ये वाला। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कितना अमाउंट दे रखा है, 3,000 3,000 3,200 3,600, 3,000 3,000 3,200 3,600 और 4,000 वेजेस। अच्छा, अब रूल्स बोला है कि 3/4 नहीं, 1/4 जो है, 1/4 जो है वो करंट मंथ में चला जाएगा। अच्छा, ये देखो, ये डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है, बट जैसे सोल्यूशन उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि 1/4 इसमें होना चाहिए, 1/4 जो है, एक सेकंड देख लेते, वेजेस पेमेंट इन ईच मंथ इज टू बी टेकन एज 3/4, अच्छा 1/4 मंथ, ये डीले, ठीक है, मतलब 25% बाद में दिया जाता है और बाकी जो है इसी मंथ दिया जाता है, ठीक है, ये डिटेल्स नहीं दिया है, बट यहाँ पर इसी एजम्पशन से किया हुआ है, बट ये लिखा हुआ रहना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है मतलब डीले लिखा हुआ रहता है कि कितने देर बाद मिलेगा, तो जो 1/4 है वो डीलेड है, ठीक है, 1/4 डीलेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ कितना मिलेगा, अगर 1/4 डीले में मिलेगा तो 3/4 अभी मिल जाएगा। 75%। हाँ, और ये ड्यूरिंग द मंथ हो जाएगा, मतलब 3,000 का 75% अभी मिल जाएगा, मतलब फेब में ही मिल जाएगा। 2250। 2250, यहाँ भी वही होगा, 2250, 2400, 3,600, 2700, 3,000 और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ 1/4, नेक्स्ट मंथ 1/4 हो जाएगा, तो फेब का 1/4 मार्च में चला जाएगा, तो 3,000 का 1/4 750 750। और 3 था, ये भी 750, 750 3200 का ये 800 और लास्ट और वाला 900। 900 ऐड कर लेते हैं, 2 ये चाहिए नहीं, इसको ऐड नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अप्रैल से करते हैं, अप्रैल से ही डेटा चाहिए, 3150। 3150, अच्छा 3500। 3500, 3900। 3900, हाँ ठीक है भाई, 3150 3500 3900 वेजेस 3150, अब टोटल भी करना पड़ेगा, 3500 और 39 10,550। 10,550 ओवर एट, ओवर एट, वर्किंग नोट नंबर 3, ओवर एट पेड, पे मार्च
अप्रैल, मई, जून। अच्छा, यहाँ पर है 1700, 1900, 2000, 2200, 2300 ओवरहेड। अच्छा, अब पेमेंट कैसे होगा? आधा आधा बोला है, मतलब ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ 50%, ड्यूरिंग द मंथ आधा मतलब 50%, और नेक्स्ट मंथ फिर 50%। तो 1700 का 50% निकालना पड़ेगा। 1700 का 50% 850, ये चला जाएगा मार्च में। 1900 का 50, 950, ये 1000 हो जाएगा। इसका आधा 1100। ये हो गया ड्यूरिंग द मंथ। और नेक्स्ट मंथ फेब का आधा जो है ये अप्रैल में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 850, ये 950, बाकी आधा यहाँ पर 1000। तो टोटल करने पे 2100, 1950 और 1800। मैम गलत है। मैम गलत है? अप्रैल में 1950, मई में 2100 और जून में 2250। हाँ, तो मेरा क्या गलत है फिर? मैम तो ये 1900 का आधा इधर 2000 गया, तो 2000 का आधा तो मैम 1000 होगा ना, और हाँ, इसको ऐड भी तो करेंगे। 2000 का आधा 1000 और पिछले महीने का 8,950 रुपये। हाँ, फेब का आधा कितना है? 850। यस मैम। वो मार्च में होगा, ये तो सही है ना? 850, ये 950, ये 1000 और और ये मैम इस 11। महीने का भी तो आधा जोड़ेंगे ना। हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का भी तो लिखेंगे। हाँ, इस महीने पिछले महीने का तो आधा आधा मिल गया, हाँ, और और इस मंथ ये का भी। और ड्यूरिंग द मंथ नहीं किया मैंने, ये तो मैंने यस नेक्स्ट मैम, मंथ का दिखा ये दिया। आपने लास्ट मंथ का किया, ड्यूरिंग द मंथ का नहीं किया है। तो एक तो काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ड्यूरिंग द, सॉरी, नेक्स्ट मंथ, इसको कर देते हैं नेक्स्ट मंथ का। और ड्यूरिंग मंथ वो नहीं किया। अच्छा, मैंने ये नीचे का कर ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा हाँ, तो फिर ड्यूरिंग द मंथ यानी यहाँ पर 850, ये ऊपर होने से बेटर होता जो भी हो। इसमें ये 800, 950, ये 950, ये इसमें 1000, 1000, ये 1100, 1100 और ये 1150। 1150। अब ये अप्रैल मई जून, ये टोटल हो जाएगा, ये हो गया 1950, ये 2100, और ये हो और ये जाएगा 2250। 2250। ठीक है। 1950 ऐड भी करना पड़ेगा टोटल, 2100 और 2250, 6300। 6300। वैसे टोटल करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट 9600, 3150, 1950, 2000, 16,700, 9,000, 3500, 2100, 2000, 16,600, 9,200, 3900, 2250, 2000, 10,000, 27,350, 27,800 plus 10,550 plus 6,300 plus 6,000 plus 10,000, 60,650, 60,650। अब हम लोग लिखेंगे, माइनस करने से पता चल जाएगा कि बैलेंस कितना होगा। बैलेंस हो जाएगा ए माइनस बी। ये है 14,650, 14,650 माइनस 16,700, नेगेटिव आएगा 2050। ये है 15,650, 15,650 माइनस 16,600, 950। 915 नेगेटिव। सभी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा,
26,650, ये भी नेगेटिव आएगा। 26,650 माइनस 27,350, ये हो गया 700 नेगेटिव। और 56,950 माइनस 60,650, 3700। अब यहाँ पर ओपनिंग जो भी है वो ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस अप्रैल का चाहिए हमें, तो अप्रैल का गिवन था ओपनिंग कैश बैलेंस 6,000, तो 6,000 ऐड होने पे पॉजिटिव बैलेंस दिखेगा। तो 6,000 माइनस 2050, तो ये हो गया 3950, ये हो गया 3950। और ये जो ओपनिंग है क्लोजिंग है, ये यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा 3950, एडजस्ट होने पे 3,000 बचेगा। 3,000 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2,300। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला था ये भी 2,300 होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ही टोटल बैलेंस होगा। 3 महीने का बोला था। और ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ओपनिंग हम लोग लगा के देखेंगे 6,000, तो 6,000, ये क्या हुआ, ये तो ये नेगेटिव में था। अच्छा हाँ, ये नेगेटिव में था तभी नहीं हो रहा है। तो 6,000 माइनस 3,700, 2,300 आगे, मैंने ये नेगेटिव नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये टोटल कॉलम मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। इलस्ट्रेशन 7, ये वाला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। Illustration 10, ये देखो ये वाला। For production of 10,000 units, the following are budgeted expenses। ठीक है, क्या क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल 48, डायरेक्ट लेबर 24। ये एक यूनिट के 10,000 यूनिट के लिए पर यूनिट का कैलकुलेशन दे रखा है। एक यूनिट का 48, 24, वेरिएबल ओवरहेड 20, फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000 टोटल। तो 12 रुपए यूनिट के हिसाब से दिखा है, बट क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट पे तो हम लोग नहीं दिखाते ना, क्योंकि यूनिट तो वेरी कर जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर फिक्स्ड बता रखा है 1,20,000 एक यूनिट के हिसाब से। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स्ड है, 12 रुपए में 10% फिक्स्ड है, 90% वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 40,000 तक फिक्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड है। अच्छा, ये टोटल करने पे 120 हो रहा है। ठीक है, ये जो टोटल है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये देखो ये जो टोटल है इसको टोटल करने से 128 होगा। प्रिपेयर ए बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 7,000 एंड 9,000 यूनिट। ये फ्लेक्सिबल बजट है, क्योंकि हम लोगों को दे रखा है 10,000 यूनिट का डिटेल्स, और हमें 7,000 और 9,000 यूनिट का डिटेल्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो देखो इलस्ट्रेशन 10, तो यहाँ पर 10,000 यूनिट, 7,000 यूनिट और 9,000 यूनिट का डिटेल्स बनेगा। अच्छा, इसमें क्या क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेंगे और टोटल भी निकाल लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेंगे, टोटल। अच्छा, सबसे पहले कौन सा खर्चा लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्योंकि पर यूनिट दे रखा है 48, यहाँ पर लिखेंगे तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा, 4,80,000। ठीक है, 48, फिर यहाँ पर भी 48 आएगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो तो पर यूनिट पे फिक्स्ड होता है। तो 48 इंटू 7,000, देखो कितना होता है, 48 इंटू 7,000, 3,36,000, 3,36,000। फिर 48 इंटू 9,000, 4,32,000, 4,32,000 हो गया मेटेरियल। डायरेक्ट लेबर 24, डायरेक्ट लेबर 24, मतलब इसका आधा है, तो ये सब आधा आधा करेंगे हो जाएगा ना। देखो 48 का आधा होता है ना 24, तो 4,80,000 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आंसर 2,40,000, या फिर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। इसका आधा कर लो 168, मल्टीप्लाई करने से भी सेम ही आंसर मिलेगा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड 20, वेरिएबल ओवरहेड 20, तो 20 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा,
वेरिएबल ओवरहेड 2 लाख। वेरिएबल ओवरहेड 20 है। 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। और एक वेरिएबल एक्सपेंस भी है, इसीलिए वेरिएबल ओवरहेड 2 लाख हो गया। फिर 20 इंटू 7 140, मतलब 1,40,000 और 20 मतलब 1,80,000। 80। वेरिएबल ओवरहेड हो गया। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड होगा। अगर हम लोग चाहे तो फिक्स्ड को अलग से भी लिख सकते हैं, तो पहले सारा वेरिएबल लिख लेते हैं, ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो वेरिएबल और कुछ है तो लिख लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस है 4 रुपीज, वेरिएबल एक्सपेंसेस 4 रुपीज करके, तो 40,000। 4 रुपीज में 28, 4 रुपीज में 36। हाँ, वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। सेलिंग एक्सपेंस का जो वेरिएबल पोर्शन है, सेलिंग एक्सपेंस 90% होगा। 10% फिक्स्ड बोल रखा था, तो 90% वेरिएबल होगा, तो 90% 12 का 90%, 10.8 इंटू 10,000, 1,08,000। 10.8 इंटू 7,000, 75,600। 75,600। 10.8 इंटू 9,000, 97,200। 97,200 सेलिंग एक्सपेंसेस। और एक था वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का 20% फिक्स्ड, एक 80% वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 80% वेरिएबल। अब 80% मतलब हो जाता है 4 का 80%, मतलब 3.2 आ रहा है। 3.2 तो 332,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.2 इंटू 7। 22,400। हाँ, 22,400। 3.2 28,800। 28,800। बस वेरिएबल इतना ही था। अब ये सबका टोटल करेंगे। तो सबसे इजी वे है, एक कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कर लेते हैं, इनटू उस पे ये लगा देंगे तो सेम आएगा, इतना बार बार करने का जरूरत नहीं होगा। 48 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 10.8 प्लस 3.2, तो ये हो गया 110। 110 इंटू 10,000, तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए ना। 11 लाख। ऐड करने से भी जितना आएगा, ऐसे भी उतना ही आना चाहिए। 11 लाख, इसका भी उतना ही होगा। 110 इंटू 7,000, 7,70,000। 7,70,000। 9,90,000। 9,90,000 पर यूनिट 110। ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा फिक्स्ड ओवरहेड, सबसे पहले आएगा फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये कितना होगा? ये है कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए करके है, ठीक है, इस कॉलम के बराबर कर रहा है। कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए करके है 10,000 यूनिट के लिए। ये है 10,000 यूनिट के लिए। उसके बाद है 9,000, 7,000 और 9,000। तो कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए, तो टोटल कितना हुआ था? 1,20,000। ये तो गिवन है। अच्छा, यहाँ पर बोलो क्या लिखना चाहिए हमें? ये तो कॉस्ट पर यूनिट, ये हो गया टोटल। यहाँ पर क्या? 1,20,000 हाँ, यहाँ पर टोटल में 1,20,000 लिखेंगे, लेकिन क्या पर यूनिट 12 ही रहेगा? सोचो, नो मैम। पर यूनिट चेंज हो जाएगा। हम लोग आराम से उसे चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है ना, सॉरी फिक्स्ड है ना, तो पर यूनिट तो चेंज होगा ही। तो कैसे मिलेगा पर यूनिट? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 7,000। अब चाहो तो लिख भी, 17.1। हाँ, अब चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 17.14, तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें फिक्स्ड का पर यूनिट से कोई मतलब भी नहीं होता है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड के बाद है फिक्स्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस का 10%। सेलिंग एक्सपेंसेस का 10% मतलब कितना फिक्स्ड है इसके लिए? 12 रुपए का 1.2। 10%, 1.2। तो 1.2 इंटू 10,000, 12,000 हो जाएगा। अगर 12 रुपए में 1,20,000 होता है, तो 1.2 में 12,000, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 12,000। यहाँ 12,000। पर भी कितना? 12,000। पर यूनिट का नेसेसिटी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। 0.8। एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, 0.8 नहीं, ये 40,000 है, 4 रुपए करके, तो नहीं मैम, 40,000 यहाँ। 4 रुपए था ना उसका, हम लोगों ने लिया था 90%। नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ही फिक्स्ड है। अच्छा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें होगा वो वाला।
80% जो है 20% फिक्स्ड है, 4 रुपए का 20% 80 पैसा। ये हो गया 8,000। यहाँ पर भी 8,000, यहाँ पर भी 8,000। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन रहता है उसके लिए जो फिक्स्ड होगा वो ही बाकी सबके लिए फिक्स्ड हो जाएगा। इसमें ये पर यूनिट का जरूरी नहीं है, अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय ये सबको 9,000 और ये सबको 7,000 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब टोटल करेंगे, एक टोटल कॉलम में सारे टोटल कॉलम का आंसर हो जाएगा 1,20,000 1,80,000 1,80,000। और इसका टोटल अगर एक बार कर लेते हैं तो ये 12 और 4 16 17 और यहाँ पर 80 और 20 पैसा, मतलब 18 रुपीज हो गया, ठीक है। पर यूनिट का जरूरत नहीं, यहाँ पर सब 1,80,000 करके हो जाएगा। अब ये दोनों को टोटल कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट तो 1,80,000 प्लस 11 लाख, तो कितना हो जाएगा 80,000 80,000। अच्छा, और ये 18 और यहाँ पर है 100 9,50,000। है। हाँ, ये तो 128। हाँ, ये वाला कितना हो रहा है 9,50,000 9,50,000। और लास्ट वाला हो रहा है 11,70,000। 71,000 ना। 71 कैसे? मैं पीछे आया था 9,90,000 प्लस 1,80,000। से 1 लाख 11,70,000 हो रहा है ना। हाँ, 70 11,70,000 हो रहा है मैम। 11,70,000 हो रहा है। ये फ्लेक्सिबल बजट बोला था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो सारा कर लेते हैं पहले। यहाँ पर ये वाला illustration 8, draw up a flexible budget for overhead expenses on the basis of the following data, determine the overhead rate 70, 80 and 90%। 70, 80 और 90% कैपेसिटी पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बना के दिखाना है। प्लांट का कैपेसिटी प्रेजेंटली चल रहा है 80% और उसके हिसाब से खर्चा दे रखा है। वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर, स्टोरेज इंक्लूडिंग स्पेयर, सेमी वेरिएबल में पावर है, पावर का 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है। रिपेयर से सेमी वेरिएबल में जिसका 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल है। फिक्स्ड ओवरहेड में डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, टोटल ओवरहेड। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखा है। तो अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखा है मतलब हमें जो रेट है वो निकाल के दिखाना है कॉस्ट पर लेबर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 8 फ्लेक्सिबल बजट का ही हो रहा है। इलस्ट्रेशन 8 70%, 80% और 90%। पर्टिकुलर्स वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल वाला पहले लिख लेते हैं। वेरिएबल में आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर में कितना है, इनडायरेक्ट लेबर है 12,000 80% कैपेसिटी पे, ये है 12,000। तो 70% पे कितना होगा, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 80, यानी एक परसेंट का मिल जाएगा इंटू 70, तो 10,500 आ रहा है, ठीक है। और 90 में कितना आएगा, अगर ये 70 के लिए है तो 90 का कितना होगा 13,500। सिमिलरली हम लोग यूनिटरी मेथड से देख सकते हैं कि 80% कितना हो रहा है 12,000 बाई 80 इंटू 90 करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है स्टोरेज।
स्टोर्स लिख देते हैं, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स 4000, तो 4000 80% के लिए है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, 3500। 90 वाला 4500। 4500 और कुछ वेरिएबल नहीं था, बाकी सेमी वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पोर्शन लिख लेते हैं, जैसे पावर का वेरिएबल पोर्शन लिख लेते हैं। पावर में 70% वेरिएबल है, तो 20,000 का 70% कितना हो जाएगा? 20,000 का 14,000। 14,000 हो जाएगा। अच्छा, ये 80% के लिए हो जाएगा 14,000। 12,250 हो जाएगा मैम 70% के लिए। हाँ 70% के लिए हो जाएगा, 12 नहीं 18 to 50 होना चाहिए। वही मैम हाँ 12,250। वेरिएबल 12,250 हो जाएगा। हाँ वेरिएबल 12,250 हो जाएगा टोटल करने से। अच्छा ये देखो और 40%। 15,750 उसमें 90 में। तो 70% वेरिएबल, 20,000 का 70% पहले लिख लेते हैं, 20,000 का 70% यानी 14,000 इसमें आ गया 80% में, तो 14,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 70 करने से 12,250, और 14,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 90 करने से 15,750, ये आ गया 90% में, ये पावर हो गया। पावर के बाद है रिपेयर्स 40% वेरिएबल, रिपेयर्स 40% वेरिएबल, और 40% मतलब 2000 का 40%, 2000 का 40%, 800। अच्छा 800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, 700 और 900, ये हो गया वेरिएबल। और कुछ वेरिएबल नहीं है, बाकी सब फिक्स्ड में है। तो नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिर बाद में सारा हम लोग टोटल कर लेंगे। यहाँ पर जगह नहीं तो हम नहीं कर रहे, चाहो तो अलग से टोटल कर सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अच्छा फिक्स्ड में क्या क्या आ जाएगा, पहले फिक्स जो भी है ये लिख लेते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन 11,000, डेप्रिसिएशन 11,000 70% का, तो सभी में 11,000 ही होगा, फिक्स्ड है तो सभी में 11,000 ही होना चाहिए। डेप्रिसिएशन के बाद है सैलरी, इंश्योरेंस 3,000, इंश्योरेंस 3,000, सैलरी 10,000, 10,000। अच्छा और इसका फिक्स्ड रिपेयर्स का, और ये क्या बोलते हैं इसे पावर का, तो पावर और रिपेयर्स इसका फिक्स्ड पोर्शन, तो पावर का फिक्स्ड कितना है 30%, तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा 6,000, तो यहाँ पर भी 6,000 6,000। मैंने पहले 80% में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन 80% के हिसाब से गिवन था। रिपेयर्स का 60% फिक्स्ड, 2000 का 60% यानी 1200, तो 1200 ही हो जाएगा, बाकी जगह पे भी 1200 हो जाएगा। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, पूरा सब मिला के हम टोटल कर लेते हैं। तो 10,500, 3,500, 12,250 प्लस 700, 11,000, 3,000, 6,000, 10,000 और 1,200, तो ये हो गया 48,150। नहीं 58,150 आ रहा है। 11,000 ये कितना आ रहा है 11,300, ये एक बार टोटल कर लेते 58,150। हाँ ये 58,150, ये 24,000 आ रहा है, 10 और 10 20, 20,000, 20 और 6 26, 26 29, ये कितना आ रहा है 24,000 आ रहा है, नहीं 11,000, 3,000, 10,000, 6,000, 1,200। अच्छा ये पूरा आ रहा है 31,200, यहाँ पर भी वही आएगा 31,200, ये पूरा फिक्स्ड वाला। और यहाँ पर 12,000 और 4 16, 16 एंड 14,800, 16 और 14,800, तो ये 62,000 आ जाएगा। 62,000 और यहाँ पर भी सेम 31,200 और ये मैम 65,850 लास्ट वाले का टोटल है।
हाँ 65,850 ठीक है, सही बात है, बुक 65,850 मेरा, इसको हटा रही हूँ मैंने। 65,850 ये हो गया टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। और यहाँ पर हम लोग को दे रखा था लेबर आवर, लेबर आवर बोल रखा है, तो इसको भी यूज करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर 1,24,000, मतलब 8,000 यूनिट के लिए 1,24,000 होता है, तो 70 और 90 के लिए सिमिलरली यूनिटरी मेथड से डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7, तो 1,08,500 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9 कर लेते हैं, तो ये मिल गया 1,39,500। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड रेट पर आवर रुपीस में। तो पर आवर कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा खर्चा हुआ है 62,000, ये तो रुपीस में है, ये खर्चा हुआ है इतने घंटे काम करने के लिए, तो एक घंटे के लिए कितना होगा, 1,24,000 आवर्स के लिए 62,000, तो 1 के लिए 62,000 डिवाइडेड बाई 1,24,000, 0.5, 58,150 डिवाइडेड बाई 1,08,500, 0.536। अच्छा, और यहाँ पर 1,39,500 नहीं, 65,850 डिवाइडेड बाई 1,39,500, तो 0.472 आ रहा है, तो 47 ही लिख दिया मैंने, इसको भी 354 कर देते हैं, पैसे के घर पे 2 डिजिट ही ठीक है, ठीक है, ये हो गया 0.54, ये ओवरहेड रेट निकल गया। अच्छा, बस ये यहाँ पर यहाँ तक ही बोला था। नेक्स्ट, नाइन, अलग करते, इलास्ट्रेशन 15, इलास्ट्रेशन 15, यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2014 एंड कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू प्रीवेल इन 2015, 2014 में जो है और उसी के हिसाब से 2015 में क्या हो सकता है उसके लिए एक बजट बनाना है। प्रिपेयर द बजट फॉर 2015, एक्चुअली में 2014 में क्या क्या हुआ है, सेल्स 40,000 यूनिट 1 लाख रुपीज का, मतलब पर यूनिट कितना करके हुआ, पर यूनिट हो गया 40 पैसा, सॉरी 10 पैसा करके, शायद नहीं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1 लाख रुपए का सेल हुआ है 40,000 यूनिट, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 करना पड़ेगा। 2.5 एट द रेट ऑफ 2.5 करके सेल हुआ है। रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब भी हम लोग यूनिट में निकाल सकते हैं, मतलब रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं, 40,000 से डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा पर यूनिट क्या है। फिक्स्ड ओवरहेड, अच्छा 2015 का प्रोस्पेक्ट्स जो है क्या क्या है देखो, सेल 60,000 यूनिट करना है 1,50,000 से, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हुआ है क्या, चेक करते हैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 2.5, तो पहले भी 2.5 ही था, अभी भी 2.5 है, तो सेल्स के प्राइस में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल 5% इंक्रीज होगा, वेजेस 10% इंक्रीज इन वेज रेट, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, वेजेस का खर्चा बढ़ेगा और वेजेस के साथ साथ हम लोग का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मतलब पहले जितना परसेंट, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने का है, यहाँ पर बोल रहा है कि वेजेस 10%, मतलब पहले अगर 100 रुपए दे रहे थे लेबर को, अभी देना पड़ेगा 110 रुपए, और प्रोडक्टिविटी पहले लेबर
काम करने से अगर 100 यूनिट मिल रहा था, अभी मिलेगा 105 यूनिट। यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट आ रहा है। एडिशनल प्लांट 1 लेथ 25,000, 1 ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन लगेगा 25,000 का और 12,000 का। अच्छा, 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी कंसिडर्ड। 10% डेप्रिसिएशन इन सब पे कंसिडर करना है, ये जो नया मशीन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, एक बजट बना के देना है कि 2015 का क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो 2015 का बजट मतलब कितना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बजट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, पहले सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स कितना होगा 2015 में, 1,50,000 का रुपीज, 1,50,000 रुपीज का सेल होगा। अच्छा, अब कॉस्ट क्या क्या लगेगा। कॉस्ट में पहला कॉस्ट आ जाएगा रॉ मेटेरियल। रॉ मेटेरियल 53,000 पहले था, ठीक है, लेकिन अभी बोल रहे हैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट 5% इंक्रीज हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने का है, 53,000 जो खर्चा हुआ है 40,000 यूनिट के लिए, ठीक है, तो हम लोग बनाना चाहते हैं 60,000 यूनिट, तो 40,000 यूनिट के लिए खर्चा बनता था 53,000 रुपीज, तो 60,000 के लिए ज्यादा होगा। तो 53,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 60,000 करने पे प्रीवियस रेट पे हमें मिलेगा कि 60,000 यूनिट बनाने का क्या खर्चा होगा। लेकिन अभी 5% इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग को इस पे 5% इंक्रीज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दो तरह से कर सकते हैं। ऐसे देखो आ रहा है 79,500, बट ये सिर्फ नहीं होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 79,500, तो प्रीवियस रेट से हो गया, इस पे 5% रेट लगाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 83,475। 83,475, या तो ऐसे समझ सकते हैं, और एक वे भी होता है। पहले हम लोग देख लेंगे कि पर यूनिट कितना है। 53,000 डिवाइडेड बाय 40,000, पर यूनिट बन रहा है 1.325, ठीक है। अब ये 1.325 करके जो एक यूनिट रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, ये 5% बढ़ने वाला है, तो 5% बढ़ा दो, बढ़ाने से आएगा 1.39125, इंटू कर दो 60,000 जितना प्रोडक्शन करना है इस रेट पे, इंटू ये मैंने के लिखा है 1000 के लिए 60,000, तो आंसर वही आएगा 83,475। किसी भी एक तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल लिख लेते हैं यहाँ पे। रॉ मटेरियल 53,000 रुपीज का खर्चा हो रहा था, कितने यूनिट के लिए, 40,000 के लिए। तो 60,000 के लिए कितना होगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, यूनिटरी मेथड ही दिखा रहे हैं। 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये पता चल जाएगा कि 60,000 का कितना हो रहा है। ये जितना आएगा इस पे हमें 5% एक्स्ट्रा लगा के दिखाना है, तो 83,475 हो गया रॉ मटेरियल। अच्छा, वेजेस का कैलकुलेशन कैसे होगा। वेजेस बोला है 11,000 है, ठीक है, 11,000 है, 10% वेजेस का रेट बढ़ जाएगा, तो 11,000 पे पहले बन रहा था 40,000 यूनिट, ठीक है। और अगर 60,000 यूनिट बनाना है तो सेम रेट पे कितना हो रहा है, 11,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 60,000, तो 16,500 हो रहा है। बट 16,500 देने से नहीं होगा, इस पे 10% वेजेस बढ़ाना पड़ेगा। मैम इंटू 60,000 क्यों करेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी में भी तो 5% बढ़ रहा है ना, तो हाँ 60,000 पे भी तो 5% करेंगे इंक्रीज, तो 63,000 लेंगे ना। नहीं, हम लोग को प्रोडक्शन तो 60,000 ही करना पड़ेगा, हम लोग प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, बट हम लोग ये देख सकते हैं कि इस चेंजेस में भी हम लोग का 60,000 में कितना होगा, ठीक है, वो पॉइंट भी ले रहे हैं। एक बार अगर देखो ये पॉइंट नहीं रहता है, देन हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 18,150, बट 18,150 जो है वो हम लोगों ने 10% वेजेस इंक्रीज करके किया, बट 10% वेजेस इंक्रीज होने पे 5% प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ जाता है,
तो ये तो फिर 62,000 का हो जाएगा, ठीक है। 18,150 ये जो आ गया, ये तो 62,000, तो ये तो इस तरह से कैलकुलेट हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों का कंबाइनली हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, 11,000 जो है, 11,000 का जो पेमेंट हो रहा था, पहले हम लोग इसको 10% बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको 10% बढ़ा लेते हैं, कितना होगा देखो, 11,000 12,100, मतलब अगर वेजेस 10% बढ़ जाता है, वेजेस अगर 10% बढ़ जाता है तो 40,000 यूनिट को बनाने में 12,100 का खर्चा होगा। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। अगर हम लोग का वेजेस 10% बढ़ जाता है तो 40,000 यूनिट को बनाने में खर्चा कितना होगा, 12,100, ठीक है। तो 10% इंक्रीमेंट में 60,000 यूनिट बनाने का क्या खर्चा होगा, 12,100 का खर्चा हो रहा है। अगर हम लोग 40,000 यूनिट बना रहे हैं इंक्रीज रेट पे, तो 60,000 का सेम इंक्रीज रेट पे कितना हो जाएगा, मुझे लगता है उतना ही होगा जितना मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया था, हाँ 18,150, ठीक है। लेकिन ये कितने यूनिट का है, 18,150 ये कितने यूनिट के प्रोडक्शन को बता रहा है, क्या ये 105 को नहीं बता रहा है। सोचो, ये जो हम लोग का 18,150 आया, चाहे वो प्रीवियस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें या फिर मैंने यहाँ पर जैसे दिखाया वैसे कैलकुलेट करें, जैसे मैंने पहले दिखाया था उसी एक ही तरह से ही दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर 11,000 जो है ये 40,000 यूनिट के लिए, ठीक है, 40,000, और अगर 60,000 यूनिट पे हम लोग खर्चा करेंगे तो जितना आएगा उस पे अगर हम लोग और भी 10% रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि 10% रेट ज्यादा लगेगा, तो उसमें आंसर आएगा 18,150। तो ये 18,150 रुपीज का जो खर्चा है ये इक्विवेलेंट टू कितना यूनिट है। अगर 5% इंक्रीज हो जाता है 10% वेजेस बढ़ाने पे, तो क्या ये 105 के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमें 100 निकालना चाहिए। बोलो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कि अगर 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हुआ है तो अगर बेस प्रोडक्शन देखे तो ये क्या हो जा रहा है, क्या ये 105 यूनिट का डेटा नहीं निकला, हमें 100 निकालना चाहिए, यानी कि हमें 60,000 का निकालना चाहिए। क्या ऐसे नहीं होगा, ये देखो यहाँ पर फिर से एक बार बताते हैं, वेजेस 11,000 है 40,000 यूनिट के लिए, तो सिंपल 60,000 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए, जो भी आ रहा है वो पुराने रेट पे आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पुराने रेट पे आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10% इंक्रीज कर दिया तो 18,150 हो रहा है। बट 18,150 का जो वेजेस है ये जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे तब 60,000 पे नहीं होगा, 5% क्योंकि इंक्रीमेंट है, तो ये कितने पे हो जाएगा, ये 105 पे हो रहा है, ये 105 यूनिट पे हो जा रहा है। तो फिर हमें 100 यूनिट का निकालना पड़ेगा, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको बेस कर ले रहे हैं हम लोग कि ये 18,150 रुपीज का जो पेमेंट है ये इक्विवेलेंट टू 105 यूनिट हो रहा है, क्योंकि 10% वेजेस बढ़ाने से 5% जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, तो ये अगर इक्विवेलेंट टू 105 है तो 100 इक्वल टू कितना होगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से हो जाएगा, 11,000 इंटू यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 प्लस 10%, जैसे हम लोगों ने किया था। बट ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट टू 105 हो जाएगा, तो इनटू 100 डिवाइडेड बाई 105, तो 18,150 आ रहा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105, तो ये हो जाएगा 17,285। इस तरह से हो जाएगा वेजेस, सिंपल जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही। बट ये जो है ये 60,000 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 83,475 आया, बट ये जो है ये 60,000 के पेमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 10% बढ़ाने पे वो पेमेंट जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए चला जाता है, जो कि 105 के साथ इक्विवेलेंट है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड देखो, वेरिएबल ओवरहेड का कितना है 16,000। अच्छा, और इसमें क्या चेंजेस है, 16,000 और वेरिएबल ओवरहेड क्या कितना इंक्रीज हो जाएगा, कुछ तो बोला नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड 16,000 ही है, कुछ इंक्रीमेंट नहीं बोला है, तो 16,000 ये तो 40,000 यूनिट के लिए, तो 60,000 के लिए कितना होगा, कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, बस बेस चेंज कर दिया। 24,000। हाँ 24,000। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के बाद है फिक्स्ड ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंजेस था क्या, नॉर्मली तो फिक्स्ड में चेंज नहीं होता है। हाँ चेंज होगा, क्योंकि प्लांट वगैरह खरीदा हुआ है,
खरीदा है ना, प्लांट तो फिक्स्ड होता है, प्लांट और ड्रिल ये कितना हो रहा है टोटल 25 और 12 37 37, और यहाँ पर पहले से था 10,000। 10,000 अच्छा 47 47, लेकिन वो मशीन था कि नहीं वो तो नहीं पता, वो फिक्स्ड ओवरहेड है ये पता है। अच्छा, और मशीन का हम लोगों को बोला है डेप्रिसिएशन लगा देने के लिए 10%, ठीक है, तो 37,000 पे 10% कितना होगा ये लगा लेते हैं। पहले फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो लिख लेते हैं ये। 3,700 हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 लिख लेते हैं, क्योंकि ये मशीन है ऐसा तो हमें नहीं बोला है कि इस पे डेप्रिसिएशन लगा, ये तो ओवरहेड है। और जो प्लांट है उसको अलग से लिख लेते हैं, ये भी फिक्स्ड है, प्लांट का खर्चा भी तो फिक्स्ड होता है, लेकिन हम लोग को तो डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो 25,000 प्लस 12,000 इंटू 10%, 3,700। इसको टोटल करने से सेल्स लेस कर देते, सेल्स से लेस कर देते कॉस्ट, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 1,50,000 माइनस 83,475, 17,285, 24 और 10 मतलब 34, 3,700, 11,540, 11,540 हो जाएगा प्रॉफिट। यही पूछा था, बजट बनाने के लिए बोला था। अच्छा नेक्स्ट ये वाला करते हैं, इलस्ट्रेशन 16। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर ए ईयर एज फॉलोज। प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा, डायरेक्ट वेजेस 80,000, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड 40,000, वेरिएबल 60। ड्यूरिंग द forthcoming year it is anticipated that the average rate for direct labor remuneration will fall from 0.80 per hour to 0.75 per hour। बोल रहे कि लेबर को जो पेमेंट कर रहे थे पर आवर पे वो 80 पैसे से कम होके 0.75 पर आवर बेसिस पे चलेगा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%, प्रोडक्शन एफिशिएंसी 5% कम हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले में 5% बढ़ा था, ऐसे यहाँ पर 5% से कम हो जाएगा। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड ऑफ अदर मटेरियल एंड सर्विसेज व्हिच कंप्राइज ओवरहेड विल रिमेन अनचेंज्ड। बोल रहा है कि प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल और अदर मटेरियल एंड सर्विसेज जो कंप्राइज विथ ओवरहेड है ये सब अनचेंज रहेगा, मतलब ये सब में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस होगा बता दिया है, लेबर का पेमेंट पे पर आवर बेसिस पे पेमेंट होता था, और प्रोडक्शन का एफिशिएंसी 5% रिड्यूस होगा। प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33 एंड 1/3% होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया 33 एंड 1/3%, ये अलग चीज है। ये प्रोडक्शन जो है ये बढ़ रहा है, मतलब पहले अगर 100 यूनिट बन रहा था अभी 133.33 यूनिट बनेगा। ठीक है, और ये जो है एफिशिएंसी 5% कमेगा। ठीक है, मतलब पहले जो जितने टाइम में 100 यूनिट बन रहा था अभी उतने टाइम में 95 यूनिट बनेगा। इसको बोलते हैं 5% का एफिशिएंसी कम हो जाना। ड्रॉ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है, मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द forthcoming year। पर्टिकुलर्स रुपीज। अच्छा, सबसे पहला खर्चा होगा वेजेस का 80,000, बट इसमें चेंजेस होगा। वेजेस पहले लिख लेते हैं, 80,000 जो है ये जितने भी यूनिट के लिए हो रहा था, यहाँ पर दो चेंजेस होगा। एक तो लेबर को जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ रहा है, पेमेंट कम देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लेबर का पेमेंट पर आवर में भले ही कम हो रहा हो, लेकिन जब हम लोग यूनिट हिसाब से देखेंगे तो वो तो इंक्रीज हो रहा है ना, वो तो इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर से प्रोडक्शन का एफिशिएंसी कम हो रहा है। तो इसमें 3-4 पॉइंट हमें एप्लीकेबल करना है। तो देखो, वेजेस था 80,000, ठीक है, 80,000 जितने भी यूनिट के लिए था,
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो 80,000 जितने भी यूनिट के लिए हो रहा था हमें नहीं पता, उससे अभी हम लोग 33 एंड 1/3% अगर हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो अगर बढ़ा देंगे तो 80,000 से 33 एंड 1/3% हमें ज्यादा देना पड़ेगा, अगर रेट पहले जैसा ही हो तो। ठीक है, प्रीवियस रेट के हिसाब से भी अगर देखें तो उस केस में हमें 80,000 पे ये इतना % ज्यादा देना पड़ेगा। एक तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि जो लेबर का पेमेंट हमारा 80,000 हो रहा था वो था 0.80 के हिसाब से। ठीक है, यही पेमेंट अगर हम लोग 0.75 के हिसाब से करेंगे तो जितने के लिए हम लोगों ने 80,000 का पेमेंट किया था वही पेमेंट अभी कितना हो जाएगा, किसी भी एक तरीके से देख सकते हैं। तो वही पेमेंट हम लोग का अभी हो जाएगा, देखो कुछ पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, 75,000 कितना है, 25 75 75, हाँ 75। तो 75,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ये 80,000 का खर्चा जितने भी यूनिट के लिए था, फॉर जो भी यूनिट था नहीं पता, उसी यूनिट को अभी प्रोडक्शन करने से हमें 75,000 देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ए बोल रहा है कि पैसा पर आवर 80 से 75 हो गया है। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी भी तो कम हो गया है, मतलब 75,000 पे करने पे जितना यूनिट बन रहा था अभी 5% कम बनेगा। तो 75,000 अगर पहले 100 यूनिट के लिए बन रहा था तो अभी वो 95 के लिए होगा। ठीक है, 75,000 अगर पहले 100 यूनिट के लिए हो रहा था अभी वो 95 के लिए होगा। ये एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। और एक पॉइंट है कि अभी हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो 33 एंड 1/3% हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। तो देखो पहले हम लोग ये वाला पॉइंट डी अप्लाई करेंगे और लास्ट में ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग 75,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेम यूनिट के लिए जिसके लिए हम लोग 80,000 पे कर रहे थे, अब 75,000 पे कर रहे हैं जितने यूनिट के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा 33 एंड 1/3% बढ़ जा रहा है तो अभी उससे थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। 75,000 का 1/3 कर देते हैं, 33 एंड 1/3 मतलब 1/3 होता है। तो 75,000 जितने भी यूनिट के लिए हो रहा था, अभी हम लोग ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो सेम रेट पे हमारा जो पेमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो पेमेंट कितना हो जाएगा, 1 लाख। सेम रेट पे पेमेंट 1 लाख हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो यूनिट बना रहे हैं वो ज्यादा बना रहे हैं। ये जो 75,000 हम लोग अगर 100 यूनिट के लिए पे कर रहे हैं तो 133.33 यूनिट के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि दिख रहा है यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख दिख रहा है। अब एफिशिएंसी जो है 5% कम हो जा रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी अगर 5% कम हो जा रहा है तो ये पेमेंट हम लोग कितने यूनिट के लिए कर रहे हैं, 5% कम हो जा रहा है, मतलब अभी करेंटली हम लोगों को 95 यूनिट मिलेगा जो प्रीवियसली हमें मिल रहा था 100 यूनिट। तो ये करंट पेमेंट दिखाया मैंने, ये करंट पेमेंट दिखाया 1 लाख, तो 1 लाख इक्विवेलेंट टू 95 है, तो 100 कितना होगा, 1 लाख इक्विवेलेंट टू 95 है तो 100 कितना होगा, यही तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन का एफिशिएंसी जो है वो 5% कम हो रहा है। तो ये हो गया करंट एफिशिएंसी। ठीक है, ये करंट एफिशिएंसी है, ये स्टैंडर्ड लिख देते हैं, 100 से 95 हो जाएगा। तो ये 1 लाख जो पेमेंट कर रहे हैं कितने एफिशिएंसी के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये 1 लाख तो मैंने पूरा करंट सिचुएशन से ही कर दिया ना। 80,000 का पेमेंट हम लोग जितने यूनिट के लिए कर रहे हैं, आज अगर हम लोग उतना ही यूनिट बनाते हैं तो उसके लिए हमें 75,000 पे करना पड़ेगा। ये पहला सिचुएशन हमें बता रहा है कि अगर मान लो पहले हम लोग 100 यूनिट भी बना रहे थे, ठीक है, वही 100 यूनिट बनाने के लिए, या फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे 10,000 भी ले सकते हैं, तो पर यूनिट 8 रुपए करके था। ठीक है, पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस हम लोग का 8 हो जाएगा, वैसे 8 नहीं है, यहाँ पर बता रखा है 80 पैसा है, तो ये मुझे 1 लाख करना पड़ेगा। 1 लाख करने से 80 पैसा हो जाएगा। तो अभी 1 लाख यूनिट बनाने का अगर 75 पैसा लग रहा है तो 75,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम 1 लाख यूनिट नहीं बनाएंगे, पहले अगर 1 लाख बना रहे थे, अभी 1 लाख पे ये एडिशन हो जाएगा, 33.33% ज्यादा बनाएंगे तो हमारा पेमेंट भी जो है वो 75,000 से बढ़ के 1 लाख हो गया। अब ये पेमेंट जैसे ही हम लोगों ने रिड्यूस किया और प्रोडक्शन बढ़ाया, लेबर का एफिशिएंसी कम हो गया, तो ये 1 लाख का जो पेमेंट है ये 95 से इक्विवेलेंट है। तो 100 इक्वल टू कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100, तो ये हो जाएगा। तो ये एक सेकेंड, 1 लाख आ रहा है
नहीं, एफिशिएंसी कुछ गलत हो गया क्या? 1 लाख, ये तो सही है। 80,000 133.33, 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। 1 लाख, और यहाँ पर प्रोडक्शन एफिशिएंसी 5% कम हो जाएगा। 1,05,000, 1,05,263, क्या गलत कर दिया मैंने? 80,000, और यहाँ पर हो रहा है 133.33%, मतलब ये मैंने दिखा दिया 1 लाख हो रहा है। वन लैख डिवाइडेड बाय 95। अच्छा, मैंने 95 की जगह शायद 90 लगाया कैलकुलेटर पे, इसीलिए गलत दिख रहा था। ठीक है, 95, तो मैंने 90 लिखा था इसीलिए नहीं आ रहा था। 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 करके हो रहा है ना, प्रोडक्शन का एफिशिएंसी जो है 5% रिड्यूस हो रहा है। तो ये पेमेंट से हमें 95 का जो एफिशिएंसी है उस लेवल को कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं। ये देखो 80,000 का वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, 80,000 का पे कर रहे थे 0.80 के हिसाब से, अभी हम लोग को 0.75 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो 75,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को नहीं पता कि हम लोग प्रीवियसली कितना यूनिट बना रहे थे और अभी कितना बनाना चाहते हैं। यूनिट हमें नहीं पता, हमें जो भी कैलकुलेट करना है रुपीज में कैलकुलेट करना है। तो जितने यूनिट के लिए पहले 80,000 पे हो रहा था, उतने यूनिट के लिए भी 75,000 पे होगा। लेकिन क्योंकि यूनिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो इस पे 33.33% जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 33.33% एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जैसे ही लेबर का वेजेस कम हो रहा है, हम लोग का प्रोडक्शन जो पहले कर रहे थे उससे ज्यादा हो रहा है। ये पहले के हिसाब से है, तो अगर यूनिट बढ़ेगा, एक भी यूनिट बढ़ेगा, तो हमारा वेजेस तो उतने यूनिट पे बढ़ जाएगा। तो 33.33% मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये 75,000 पे 33.33% करने पे हो रहा है 25,000। ठीक है, 25,000 प्लस 75,000, ये आ रहा है 75,000। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, और इस पे अगर हम लोग 33.33% लगाते हैं तो ये आ जाता है 25,000, ये वाला। तो 25,000 लगाने के बाद टोटल हो जाएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख जो है, ये कितने एफिशिएंसी को, मतलब ये एफिशिएंसी यहाँ पर जो है रिड्यूस हो रहा है 5% से, तो ये 95 के लिए हो जाएगा। तो हमें 100 का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू 95 हो जाएगा जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें 100 यूनिट का कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग बेस तो 100 को मान रहे हैं ना, बेस 100 को मान रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इस हिसाब से 105,263, चेक करके देख लो, 105,263। ठीक है, भले ही हमारा एफिशिएंसी कम क्यों ना हो जाए, ये तो 95 के लिए पेमेंट दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को तो 100 यूनिट का ही दिखाना है। बेस यूनिट तो 100 होता है, तो ये इक्विवेलेंट टू 95 है, तो 100 के लिए कितना होगा? अच्छा, वेजेस के बाद डायरेक्ट मेटेरियल, मेटेरियल का कितना हो जाएगा? 1,20,000 है, और मेटेरियल में बोला है कि किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। लेकिन 1,20,000 तो कुछ पर्टिकुलर यूनिट के लिए, कितने यूनिट के लिए हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि अभी हम लोगों का 1/3 यूनिट हम लोगों ने ज्यादा बनाया है। ठीक है, 33 एंड 1/3% हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो 1,20,000 जितने भी यूनिट के लिए दे रहे थे, अभी उससे ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए नहीं कि मेटेरियल का प्राइस में कोई चेंज हुआ है, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने पे उतने वॉल्यूम पे मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा। तो 1,60,000 हो गया, 1,60,000। 1,20,000 जितने भी यूनिट पे हो रहा था, अभी 1/3 और भी ज्यादा हो जाएगा, 33.33%। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 1,20,000 इंटू 33.3333, जब तक कैलकुलेटर लेगा परसेंटेज जितना, प्लस 1,20,000, तो यहाँ पर 1,60,000 आ जाएगा मेटेरियल। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 40,000।
ये हो गया 40,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वेरिएबल है 60,000। अब वेरिएबल में इसमें नॉर्मली कोई चेंज नहीं बोला है, सिर्फ वेजेस में ही बोला था, लेकिन वेरिएबल का जो है 60,000, ये भी तो यूनिट चेंज होने पे वेरिएबल ओवरहेड तो इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि पहले से हम लोग का प्रोडक्शन लेवल जो है 33.33% बढ़ रहा है, यानी कि 1/3 करने से क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि यूनिट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 80,000 हो जाएगा। तो टोटल करने से प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा, 1,05,263, 1,60,000, 40,000, 80,000, 3,85,260। ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। बस और तो कुछ नहीं बोला था इसमें। अच्छा ये वाला देखो, इलस्ट्रेशन 17। A company manufactures two product A and B and the budgeted data for the year are as follows. Sales price per unit दे दिया है दोनों का, direct material per unit, direct wages, total works overhead, total marketing overhead. The sales manager forecast the sales unit as follows. Unit भी बता दिया है, Jan, Feb, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टू जनवरी नेक्स्ट पर मंथ। अच्छा जुलाई टू जनवरी नेक्स्ट ईयर पर मंथ। अच्छा नेक्स्ट ईयर का भी बताएं। इट इज एज्यूम दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द एनी मंथ, कोई भी मंथ के एंड में WIP नहीं होगा। फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ विल बी केप्ट इन द स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इनको रखना है किस हिसाब से, बोल रहा है कि फिनिश्ड यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिनिश्ड यूनिट इक्वल टू हो जाएगा हाफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ। मतलब फॉलोइंग मंथ मतलब जैसे मार्च के बाद अप्रैल आ रहा है, तो जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, अप्रैल के जो भी अप्रैल का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। हाँ उसका आधा। पहले तो क्वांटिटी निकालेंगे, फिर हाँ वो तो होगा ही कि मार्च का जो क्लोजिंग है वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, लेकिन मार्च का क्लोजिंग कितना होगा, वही बोल रहा है कि मार्च का क्लोजिंग जो होगा अप्रैल के सेल्स का आधा, हाफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ विल बी केप्ट इन स्टॉक, उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक रखना है। ए प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ एंड ए समराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो हमें एक बजट, प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए बोला है, और हम लोगों को एक प्रॉफिट लॉस का भी बजट बनाने बोला है। प्रोडक्शन बजट मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे निकालेंगे, जितना सेल करना है जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है वो दोनों ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हो जाएगा प्रोडक्शन बजट। तो पहले प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं। प्रोडक्शन बजट, तो प्रोडक्शन बजट कितने मंथ का होगा, सारा ही बनाने बोला है, जैन से लेके जून तक, जून और जुलाई टू जैन। अच्छा मतलब पूरे दिसंबर तक ही बनाना पड़ेगा शायद, देख लेते हैं। फॉर ईच मंथ, हाँ तो फॉर ईच मंथ, तो जैन से लेके फेब, सॉरी जैन से लेके दिसंबर, तो यहाँ से लिखते हैं जैन, फेब, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और कोई टोटल कॉलम चाहो तो एक कर सकते हैं, अगर जरूरत होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा पहले प्रोडक्ट ए का बना लेते, फिर बी का बनाएंगे। प्रोडक्ट ए का पहले बना लेते, सेल्स पहले देखेंगे कि कितना बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट ए। तो सेल्स देखते हैं, सेल्स ये रहा प्रोडक्ट ए, 28, 28, 24, 20, 28, 28, 24, 20, 16, 16, 18, 16, 16, 18। उसके बाद बोला है जुलाई से लेके जैन तक 18, जुलाई से लेके जैन तक, ये जुलाई से लेके जैन मतलब 18, 18, 18, 18, 18। अभी टोटल नहीं कर रहे, अगर जरूरत होगा तो टोटल कॉलम लिखेंगे। अब ऐड कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो उतना प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का रूल्स बोला है कि फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ। तो फॉलोइंग मंथ यानी फेब, जैन का फॉलोइंग मंथ है फेब, फेब का
सेल्स का हाफ कितना हो जाएगा, सेल्स है 28, 28 का हाफ कितना हो गया 14, वो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो मार्च का 24 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 12, ये क्लोजिंग स्टॉक में 12। होगा, ये हाँ, यही बोला है। अच्छा 20 का हाफ यानी 10, 10। 16 का हाफ 8, 8, 9, 9, 9, ये सब 9 9 हो जाएगा, इसका हाफ 9, इसका हाफ 9, इसका हाफ 9। अच्छा तो दिसंबर का क्या हो जाएगा, दिसंबर का फिर क्या होगा देखते हैं। There will be no work in progress at the end of any month and finished units equal to the sales for the following month will be kept in stock। दिसंबर का अच्छा नेक्स्ट ईयर भी तो वही होगा बोल रहा है ना, नेक्स्ट ईयर भी तो वही होगा, जुलाई टू जनवरी नेक्स्ट ईयर पर मंथ हो जाएगा 18 करके। तो दिसंबर के बाद भी जो जैन आएगा उसमें कितना होगा 18 ही होगा ना। ये देख लेते ये कौन से ईयर का बोला है, एक बार पढ़ लेते देखो। द सेल्स मैनेजर फोरकास्ट द सेल्स यूनिट प्रोडक्ट ए, ये जैन टू फेब, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई टू जनवरी नेक्स्ट ईयर भी बोल रहा है कि 18 करके ही होगा। ओ जुलाई टू जनवरी ये नेक्स्ट ईयर में दे दिया है क्या, एक सेकेंड देखते हैं ये कब का बजट बोल रहा है। टू प्रोडक्ट ए भी डेट टाइम पीरियड क्या बोल रखा है, finished units equal to half the prepare a production budget for each month, they summarize profit and loss of it। अच्छा ये मतलब 6 महीने का ये लोग कैलकुलेट कर रहा है, तो जुलाई टू जैन का 18 करके है, तो नेक्स्ट ईयर भी उतना ही होगा, जुलाई टू जैन में 18 करके। तो दिसंबर के बाद अगर जैन आएगा तो जैन में भी 18 होगा, तो 18 का आधा फिर कितना लिखना पड़ेगा, इसका क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना होना चाहिए। दिसंबर के बाद जैन आता, जैन का आधा लेते तभी तो क्लोजिंग स्टॉक पता चलता। तो यहाँ पर तो बता दिया है कि नेक्स्ट ईयर भी 18 करके ही होगा, तो कितना लेना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी जुलाई टू जैन अगर 18 करके ही होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 9, 9 नहीं 9। होगा, जैन का आधा। ठीक है अच्छा अब यहाँ से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे हो जाएगा ये देखो, यहाँ पर जैन का क्लोजिंग स्टॉक फेब का ओपनिंग हो जाएगा, जैन का क्लोजिंग स्टॉक फेब का ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 8, 8, बाकी सब में 9 9 करके हो जाएगा। ये देखो ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग यहाँ पर ओपनिंग, ये क्लोजिंग ओपनिंग, ये क्लोजिंग ओपनिंग, ये क्लोजिंग ओपनिंग, ये क्लोजिंग ओपनिंग में चला गया। यहाँ पर फिर पता करना पड़ेगा कि जैन में ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, जैन में ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। तो जैन में ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वही वाला जैन का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा इस ईयर का, 28 पिछले ईयर का 28, 14। हाँ 14 होगा, ओपनिंग स्टॉक 14 होगा क्योंकि दिसंबर में, इसका मतलब ये देखो अगर जैन में हम लोगों ने दिखाया क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो फेब का फॉलोइंग मंथ के सेल का आधा हो जाएगा। अच्छा फॉलोइंग मंथ के सेल का आधा हो जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो इसमें 14 आएगा ना, 14 ओपनिंग स्टॉक है मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ ये देखो तो जैन का जो 28 सेल है, तो जैन का जो 28 सेल है तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा होगा, क्योंकि दिसंबर का फॉलोइंग मंथ है जैन, तो जैन के सेल का आधा दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। सोचो रूल्स तो वही था ना कि जैन का सेल का आधा फेब का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसी तरह से ये देखो यहाँ पर कि जैन का सेल का आधा नहीं सॉरी मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, फॉलोइंग मंथ के सेल का आधा, ठीक है फेब का सेल का आधा जैन का क्लोजिंग स्टॉक था, तो वैसे ही जैन का सेल का आधा दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो जैन का सेल कितना है, जैन का सेल कितना है, जनवरी का सेल है 28, तो 28 का आधा कितना होता है 14, जो कि दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसी तरह से होता है फॉलोइंग मंथ्स का सेल का आधा। तो दिसंबर का फॉलोइंग मंथ था जैन, जैन का सेल का आधा था 14, जो कि दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक था, और दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही जैन का ओपनिंग स्टॉक होगा, इसीलिए यहाँ पर 14 होगा, इसीलिए यहाँ पर 14 होगा। ठीक है
ये वाला कंसेप्ट थोड़ा समझना था, इसीलिए यहाँ पर 14 होगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये तो 14 प्लस माइनस कैंसिल होके ये हो गया 28। यहाँ पर कितना बचा, 2 -2 -2 और 26। अच्छा, उसके बाद ये बच गया -2 22 ना, 22 22 26 के बाद 22। हाँ, ये 10 और 8, ये -2 18 18 हो रहा है। अच्छा, ये 16 ही रहेगा, 8 और 8 कैंसिल, ये +1 मतलब 17, ये 18, ये 18, ये सब 18 18 ही रहेगा क्योंकि +9 -9 कैंसिल आउट हो गया। तो इतना यूनिट ए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये सब का टोटल करने से पता चल जाएगा कि टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्शन फॉर बी निकालेंगे, प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन निकालेंगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, सेल्स देख लेते कितना है। 10 12 10 12 16 20 14, 10 12 16 20 16 20 24। अच्छा, 16 20 24, 16 20 24 24 20 24 24, 3 बार है कि 2 बार, 2 बार 24 है और 1 बार 20, 2 बार 24 है और 1 बार 20 है। फिर यहाँ पर बोला है जुलाई टू जनवरी, ये हो रहा है 20 करके, तो यहाँ पर बाकी सब 20। सेम प्रोसेस नहीं होगा, पहले ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक होगा फॉलोइंग मंथ के सेल का आधा, यानी 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, 20 का आधा 10, 24 12, 12 10 10 10, यहाँ पर 10 10 10, और दिसंबर के बाद भी 20 करके ही होगा। तो नेक्स्ट जो मंथ का सेल है वो 20 रहेगा, उसका आधा 10 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में बोल रखा था। माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, जैसे जैन का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 6, ये 8 10 12 12, फिर बाकी सब में 10 10 आ जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पर जैन का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक था, और दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, जैन के सेल का आधा, यानी 10 का आधा 5, 10 का आधा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना प्रोडक्शन होगा। ये हो गया +1 11, ये हो गया 2 मतलब 14, यहाँ पर हो गया 2 यानी 18, यहाँ पर हो गया 2 यानी 22, यहाँ पर 24 22 24। अच्छा, अब ये वाला हो जाएगा, ये है -2 मतलब 22 20 20 20, ये सब 20 आ जाएगा क्योंकि +10 -10 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो 11 14 18 22 24 22, फिर सारा 20 20 करके रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया मैम प्रोडक्शन। 5 कैसा है ओपनिंग स्टॉक में जनवरी में? हाँ, क्या बोला, मैम 5 कैसा है ओपनिंग स्टॉक जनवरी में? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, जैन का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जैन का ओपनिंग स्टॉक का मतलब दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक जो है वही तो जैन का ओपनिंग स्टॉक है। जैन का ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा कि नहीं, सोचो। यस मैम। दिसंबर, तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, फॉलोइंग मंथ के सेल का आधा, तो दिसंबर के बाद जैन आता है, जैन यस का सेल कितना था 10, 10 का आधा यही तो हो जाएगा दिसंबर का 5। क्लोजिंग स्टॉक, तो 5। तो दिसंबर का क्लोजिंग, जैन का ओपनिंग, इसलिए 5 होगा। ठीक है, यस। अच्छा। अब हमें बोला है कि प्रॉफिट लॉस का एक समराइज्ड ये भी दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर कॉस्ट का भी बोला है, प्रॉफिट का भी बोला है। यहाँ पर एक प्रोडक्शन बजट
और एक समराइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले प्रोडक्शन बजट दिखा देते कि प्रोडक्शन का क्या खर्चा होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल ए का कितना खर्चा होगा, खर्चा लिख लेते हैं पहले। डायरेक्ट मटेरियल है यहाँ पर 20 और 10 करके, तो ए और बी एट द रेट ऑफ 20, बी है एट द रेट ऑफ 10। अब कितना प्रोडक्शन होगा इसका थोड़ा टोटल करना पड़ेगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है 20 20 20 20 करके 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितना हो रहा है। ए और बी उतना उतना यूनिट दिखाना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट में। तो ये 11 14 18 टोटल करते हैं, 11 14 18 22 24 22 और 1 2 3 4 5 6 120। तो ये 231 यूनिट हो रहा है बी, ठीक है। और ए का भी इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा 28 26 22 28 26 22 18 16 17 18 1 2 3 4 5 बार 18 है 145 235 आ रहा है टोटल करके। 145 प्लस 5 बार 18 तो 235 आ रहा है। तो 235 इंटू 20 मटेरियल का खर्चा एक एक केस में 4700 और 10 रुपए इंटू 231 तो 2310, ये हो गया मटेरियल का कॉस्ट। अच्छा नेक्स्ट खर्चा है वेजेस 5 रुपए करके। डायरेक्ट वेजेस ए का है एट द रेट ऑफ 5 और बी के केस में है एट द रेट ऑफ 4। तो 4 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 235 940, टू 235 इंटू 4 940 और 4 इंटू 231 924, ये हो गया। अच्छा डायरेक्ट वेजेस के बाद आ रहा है वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड कितना है 10,105, ये दे रखा है जस्ट देख के ही लिखना है। और 9009। अच्छा मार्केटिंग ओवरहेड 1200 और 1100। मार्केटिंग ओवरहेड 1200 और 1100। अच्छा मार्केटिंग ओवरहेड क्या प्रोडक्शन में आएगा। देखो मार्केटिंग तो मैंने लिख डाला बट मार्केटिंग ओवरहेड तो प्रोडक्शन में नहीं आएगा, हमें तो प्रोडक्शन का खर्चा पूछा है। तो ये तो मार्केटिंग तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में तो नहीं जाएगा। तो ये सारा चीज टोटल होना चाहिए। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4700 940 प्लस 10105 15,745 और यहाँ पर हो रहा है 2310 924 9009 12,243 तो कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय कर देंगे जितना यूनिट है 12,243 डिवाइडेड बाय 231 53 15,745 डिवाइडेड बाय 235 67, ठीक है 67 आ गया। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बोला था लास्ट ईयर वाला, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सेल्स ए और बी, सेल्स कितना है, ए का सेल प्राइस है 100 और 75 करके, तो 100 इंटू ये वाला यूनिट 235 इंटू 100 मतलब 23,500। अच्छा ये मेरा क्या गलत हुआ है कैलकुलेशन 235, नहीं ठीक तो है 235 ठीक ही है। अच्छा ये कितना हो जा रहा है 23,500 और यहाँ पर सेल हो रहा है 231 इंटू 75 17,325।
ये सेल्स हो जाएगा, लेस कर देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाला 15,745, 15,745 और यहाँ पर 12,243, 12,243। अच्छा तो माइनस कर देते हैं 5082, 7755 ये। अच्छा, हमें प्रॉफिट अगर निकालना है तो यहाँ पर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करने से तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग वाला भी माइनस करेंगे, जो मैंने वहां पर नहीं लिखा था, मार्केटिंग ओवरहेड, ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो मार्केटिंग ओवरहेड भी माइनस हो जाएगा। तो मार्केटिंग ओवरहेड है 1200, 1100, 1200 और 1100, तो ये भी माइनस करने से जो आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो 7755 माइनस 1200, 6555 और ये हो जाएगा 5082 माइनस 1100, तो ये हो गया 398, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो नॉर्मल पहले हम लोग को ये जस्ट ये यूनिट निकालना है, जो कि काफी आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन दे रखा है कि किस तरह से हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेट करना चाहिए, बस और तो कुछ नहीं होगा। ये हो गया 17 तक। आज मैंने मिडिल से करवाया है, ठीक है, मुझे नहीं पता खुद को भी क्या क्या बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या बाकी है। अगर हो सके तो तुम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लेना, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, मुझसे मांग लो, एक बार हम भूल ही गए थे देने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे थोड़ा बता सकोगे कि कौन कौन सा बाकी है। ठीक है, फिर आज इतना ही कर